नमस्कार मित्रों, सरस कहानियों के चैनल कथा कथन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी काला गुलाब। भारत सरकार में हैंडराइटिंग एग्जामिनर के रूप में कार्य करते रहते हुए भी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी स्वतंत्र लेखन भी करते रहे। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख, कविता और कहानियाँ छपते रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी काला गुलाब। मीनाक्षी उस दिन बहुत खुश नज़र आ रही थी क्योंकि 2 महीने बाद विश्वविद्यालय फिर से खुल रहा था। मीनाक्षी ने पिछले वर्ष बॉटनी में एमएससी की थी। उसका विश्वविद्यालय में 5वां स्थान आया था। बॉटनी विभाग के प्रोफेसर राजेश ने उसे आश्वासन दिया था कि यदि अच्छे नंबर आए तो वो उसे पीएचडी कराने के लिए अपने स्टूडेंट बना लेंगे। अब विश्वविद्यालय में 5वां स्थान आने के बाद प्रोफेसर राजेश के साथ शोध करने का मौका मिलना तय था। यही सब सोचते सोचते मीनाक्षी बहुत खुश हो रही थी। मीनाक्षी के पिता रमाकांत एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे, परंतु वो अन्य जिम्मेदारियां होने के कारण इतना नहीं पचा पाते थे कि उन्हें अमीरों में गिना जा सके। उधर मीनाक्षी चाहती थी कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति से शादी करके एक शानदार जीवन व्यतीत करे। उसकी इस ऊंची चाह का कारण उसका मन कम, उसकी सुंदरता ज़्यादा थी। लड़कों की उसकी ओर आकर्षित होने ने ये उसे एहसास दिलाया कि वो बहुत सुंदर है और अपनी सुंदरता के दम पर जो चाहे पा सकती है। एमएससी में तो ये हालत थी कि शहर के करोड़पति का बेटा उससे शादी को तैयार था, परंतु उसमें अन्य कोई गुण न होने के कारण मीनाक्षी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुई। तैयार हो मीनाक्षी रिक्शा पकड़ यूनिवर्सिटी चल दी। रास्ते में वो यही सोचती रही कि कैसा होगा रिसर्च स्टूडेंट के रूप में जीवन। यूनिवर्सिटी तो जाना होगा, मगर समय की पाबंदी बहुत कम हो जाएगी। स्कॉलरशिप के रुपए अपने हिसाब से खर्च करने की छूट होगी। कैसा लगेगा जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। उसके यूनिवर्सिटी पहुंचने तक तो कई सहेलियां और दोस्त आ चुके थे। सभी अपने अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। मीनाक्षी की 2 सहेलियों की शादी तय हो चुकी थी और 2 की होने वाली थी। केवल रमा ही एक बची थी जो रिसर्च करने का विचार रखती थी। रमा को लेकर मीनाक्षी बॉटनी विभाग की ओर चल दी। मीनाक्षी जब विभाग में पहुंची तो राजेश जी आए नहीं थे, इसलिए वो लाइब्रेरी चली गई। वहाँ उसका ध्यान बगल में बैठे एक छात्र आनंद की ओर गया, जो अपने अध्ययन में व्यस्त था। वैसे तो आनंद साधारण व्यक्तित्व वाला छात्र था, परंतु जिस तन्मयता से वो पढ़ रहा था मीनाक्षी को प्रभावित कर गया। उसने अंदाज लगाया कि जरूर कोई सीनियर शोध छात्र है और हो सकता है प्रोफेसर राजेश के बारे में कुछ बता सके। यही सोचकर उसने उससे कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप प्रोफेसर राजेश के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, बोलिए। क्या बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? बस आते ही होंगे। फिर कुछ क्षण बाद आनंद ने मीनाक्षी से पूछा, आपको उनसे क्या काम है? जवाब में मीनाक्षी ने पूरी बात बता दी। यहीं से दोनों का परिचय शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों लगभग 20 मिनट तक अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे। इस दौरान मीनाक्षी ने राजेश जी के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली और दोनों ने अपने बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। तभी चपरासी ने आकर आनंद से कहा कि राजेश साहब बुला रहे हैं। मीनाक्षी भी आनंद के साथ ही राजेश जी से मिलने चल दी। प्रोफेसर राजेश मीनाक्षी को देखते ही बोले, आओ आओ मीनाक्षी, अच्छा किया तुम पहले ही दिन आ गई। फिर प्रोफेसर साहब ने आनंद को काम समझाकर उसे लैब में जाने को कहा। आनंद के जाने के बाद प्रोफेसर मीनाक्षी की ओर मुड़े, उसकी मार्कशीट देखी और बोले, तुम्हारे मार्क्स देखकर बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे मार्क्स पर तुम्हें स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि तुम मेहनत करोगी और मेरी बात मानोगी तो 4 साल में तुम्हारे नाम से पहले डॉक्टर लगना तय है। फिर 1 सप्ताह में प्रोफेसर ने प्रवेश पत्र, स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह सब भरवा दिए। अब वो उनकी शोध छात्रा तो हो गई थी। विषय चयन के लिए प्रोफेसर ने मीनाक्षी की रुचियों को जानकर उसका विषय तय किया, बहुरंगी गुलाबों का विकास। मीनाक्षी राजेश जी को गाइड के रूप में पाकर और आनंद को मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश थी। लगभग 3 महीने बाद उसकी फेलोशिप का पैसा भी आना शुरू हो गया। अब उसे घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। आनंद जो कि उसी लैब में काम करता था और उससे 2 साल सीनियर था, इसलिए अब दोनों का रोज़ ही मिलना तय होता था।
आनंद उसके शोध कार्य में भी काफ़ी मदद कर देता था। प्रोफेसर भी उसका पूरा ख्याल रखते थे। इन सबसे वो बहुत खुश रहती थी, परंतु दिमाग के किसी कोने में ये बात घर करती जा रही थी कि उसको सबका सहयोग रूपवती होने के कारण मिल रहा है। मीनाक्षी आनंद को पसंद करती थी और दिल के किसी कोने में प्यार भी करने लगी थी। एक दिन मीनाक्षी और रमा लाइब्रेरी में बैठी थी। तब रमा ने बताया, अरे मीनाक्षी, तुझे मालूम है इस बार गर्मी की छुट्टियों में कुछ रिसर्च स्कॉलर मिलकर गढ़वाल जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम भी चल रही हो क्या? अभी फैसला नहीं किया है, 1-2 दिन में करूँगी। असल में उसे ये मालूम तो था, पर वो चाहती थी कि आनंद भी साथ चले ताकि एक दूसरे को और पास से समझने का मौका मिल सके। अतः वो आनंद के पास पहुंची और बोली, लगभग 10 रिसर्च स्कॉलर मिलकर इस बार गर्मी की छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए गढ़वाल जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अगर तुम भी चलो तो मैं भी चलूं, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। मीनाक्षी के इतने प्यार और भावपूर्ण आग्रह को सुनकर आनंद के सामने हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। निश्चित दिन सभी गढ़वाल पहुंच गए। उनके रहने का इंतज़ाम एक पुराने मकान में किया गया था। मकान बहुत अच्छा तो न था, परंतु रसोई की सुविधा होने के कारण सभी खुश थे। इससे पैसे और समय की बचत हो गई। रात को विश्राम कर सुबह सभी वनस्पति अध्ययन के लिए जंगल की तरफ चल दिए। ऊंची नीची पहाड़ियों पर चलने का अभ्यास किसी को नहीं था, अतः जब थक जाते तो थोड़ा विश्राम कर लेते थे। लगभग 11 बजे वे लोग एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। उन्होंने वहीं पर अपना सामान रखा और पौधों के नमूने एकत्रित करने के लिए चारों ओर फैल गए। लगभग 2 बजे सबने लंच किया। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। भोजन के बाद सभी ने तय किया कि इसी मनोरम स्थान पर थोड़ा विश्राम करने के बाद लौट जाएंगे। वे 3 समूहों में बंट गए। मीनाक्षी और आनंद अलग एक चट्टान पर बैठ गए। पहाड़ों की गोद, चारों ओर शांति, घने वृक्षों की छाया, उनसे छन छन करके आती धूप और मंद मंद हवा ने आनंद में एक नशा सा पैदा कर दिया और वो वहीं लेट गया। मीनाक्षी भी और सटकर बैठ गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। माहौल को पूरी तरह रोमांटिक देख मीनाक्षी ने आनंद से पूछा, आनंद, तुम्हारा विवाह के बारे में क्या इरादा है? आनंद ऐसे प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए पहले तो चौंका, फिर सोचकर बोला, देखो मीनाक्षी, मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय और परंपरावादी परिवार है। मैं शादी के बाद भी माता पिता के साथ ही रहूँगा। समय पड़ने पर मैं अपने भाई बहन की मदद भी करना चाहूँगा, इसलिए मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो जॉइंट फैमिली में निभा सके। मैं पत्नी के रूप में तुम्हें पाना तो चाहता हूँ, परंतु तुम्हारी ऊंची इच्छाओं को सुनकर डर लगता है, इसलिए मैंने तुमसे कभी शादी की बात नहीं की। हाँ, इतना तय है कि पीएचडी करने के बाद और नौकरी मिलने के बाद ही शादी करूँगा। यदि तुम मानसिक रूप से तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। तुम्हें हमारे जॉइंट परिवार में रहना होगा। तभी कुछ दूसरे छात्र वहाँ आ गए और बातचीत वहीं रुक गई। सभी ने मिलकर सामान उठाया और रैन बसेरे की ओर चल दिए। यूं ही कभी पहाड़ों पर तो कभी बाजार में घूमते घूमते 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। सभी अपने अपने घर लौट आए। बात इसके लगभग 1 वर्ष बाद की है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, मगर रिसर्च का काम बंद नहीं हुआ था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने मीनाक्षी को अपने कमरे में बुलाया और बरस पड़े, आजकल तुम काम पर ध्यान नहीं दे रही हो। इस तरह काम करोगी तो 10 साल लग जाएंगे पीएचडी करने में। मुझे फेलोशिप देने वालों को जवाब देना पड़ता है। अभी मैं व्यस्त हूँ, तुम कल घर पर आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। अगले दिन मीनाक्षी जब प्रोफेसर के घर पहुंची तो उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। प्रोफेसर साहब कुर्ते पजामे में बैठे बियर पी रहे थे। मीनाक्षी को देखकर खिल गए, अपने पास बैठा लिया। मीनाक्षी ने घर में चारों ओर नज़र दौड़ाई और पूछा, सर, घर में कोई नज़र नहीं आ रहा है? पत्नी बच्चों के साथ 1 महीने के लिए मायके गई हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सुनकर मीनाक्षी सतर्क हो गई। तभी प्रोफेसर ने बियर का एक गिलास उसकी ओर बढ़ाया और बोले, लो पी लो, गर्मी बहुत है। मीनाक्षी ने बहुत विरोध किया, पर उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ी सी उसे पिला दी। जैसे ही मीनाक्षी ने बियर पी, प्रोफेसर ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया। फिर एक चुम्बन लेते हुए बोले, मीनाक्षी, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की एक बार ही मिलती है। मैं इस मौके का 2 साल से इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास आओ और आज मेरी प्यास बुझा दो। मीनाक्षी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने एक झटके में अपने को छुड़ाया और बोली, सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ, कहकर वो गेट की तरफ बढ़ी। तभी प्रोफेसर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, इतनी जल्दी न करो,
मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें अगले साल आनंद के साथ ही पीएचडी करा दूंगा। आनंद को यहीं पर लेक्चरर भी बनवा दूंगा। कुछ दिन की बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों शादी करके आराम से रहना। मौका मिला तो तुम्हें भी कहीं लगवा दूंगा, नहीं तो पीएचडी करने में कम से कम 6 वर्ष लग जाएंगे। प्रोफेसर के फेंके हुए दाने अपना काम कर गए। मीनाक्षी की ऊंची इच्छा उसके विवेक पर भारी पड़ गई और वो ढीली पड़ गई। प्रोफेसर मौका देखकर उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर ले गए और बाहों में भर लिया। मीनाक्षी ने विरोध नहीं किया, परंतु बात उसी दिन खत्म नहीं हुई। मीनाक्षी को उसके बाद भी अक्सर जब तब प्रोफेसर के घर पर जाना पड़ा, जब तक प्रोफेसर की फैमिली वापस नहीं आ गई। उसके बाद सिलसिला थोड़ा कम तो हो गया, मगर फिर भी कभी कभी वो मीनाक्षी को संडे को लैब में बुलाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर लेते थे। इधर आनंद भी नोट कर रहा था कि मीनाक्षी की दिनचर्या में कुछ बदलाव आ गया है, मगर उसका ध्यान इस ओर नहीं गया। एक दिन प्रोफेसर ने उसको बुलाकर कहा, मीनाक्षी की इच्छा जल्दी शादी करने की है, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा थोड़ा सा रिसर्च का काम उसकी पीएचडी में लगा दूं, ताकि तुम दोनों साथ साथ पीएचडी कर सको। आनंद न करने का मतलब जानता था, इसलिए उसने हिचकते हुए हाँ कर दी, परंतु उसने प्रोफेसर के चरित्र के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसका माथा ठनका। अतः उसने मीनाक्षी से पूछा कि ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? तो वो बोली कि बस यूं ही मौका नहीं मिला। मेरी पीएचडी भी तुम्हारे साथ हो गई तो शादी भी जल्दी कर सकेंगे, इसलिए मैं कभी कभी रविवार को भी आकर काम कर रही हूँ। आनंद को मीनाक्षी की बातें अजीब सी लग रही थी। उसने कई तरह से समझने की कोशिश की, मगर बात उसके दिमाग में जच ही नहीं रही थी। अंत में उसने फैसला किया कि इस रविवार को खुद आकर देखेगा। रविवार को बिना मीनाक्षी को बताए आनंद मीनाक्षी के आने के समय से 1 घंटा बाद विभाग में पहुंचा। बाहर उसे चपरासी से पता चला कि प्रोफेसर आधा घंटे पहले ही आ चुके हैं। तब वो दबे पांव लैब की ओर बढ़ा और शीशे से झांक कर देखने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई भी नहीं दिखा। वो परेशान सा सोच रहा था कि आखिर मीनाक्षी और प्रोफेसर दिख क्यों नहीं रहे हैं। तभी उसे लैब की डेस्कों के पीछे कुछ हिलने का आभास हुआ। वो तुरंत भागकर दूसरी तरफ की खिड़की पर गया तो देखा एक टेबल की आड़ करके मीनाक्षी और प्रोफेसर लेटे हुए हैं। अब उसकी समझ में सारा माजरा आ गया और वो दबे पांव लौट गया। अगले 6 महीने आनंद और मीनाक्षी अपनी अपनी थीसिस लिखने में व्यस्त रहे। इस दौरान आनंद ने अपने को पूरी तरह सामान्य रखा। दोनों को साथ पीएचडी मिल गई। डिग्री लेने के बाद आनंद जब अपने माता पिता के पास जा रहा था तो मीनाक्षी बार बार कहती रही कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और पत्र तो जाते ही डाल देना। परंतु आनंद के जाने के 2 महीने बाद भी जब कोई पत्र नहीं आया तो मीनाक्षी ने गुस्से में पत्र लिखा, यदि इस बार कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। 5 दिन बाद ही उसे आनंद का लेटर मिला, जिसमें लिखा था, प्रिय मीनाक्षी, मैंने पत्र अब तक जानबूझकर नहीं लिखा था। असल में लिखने का मन ही नहीं हुआ। अभी भी बिना मन के लिख रहा हूँ। मीनाक्षी, मैंने विवाह के लिए शर्त रखी थी कि तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहना होगा। ये शर्त न थी कि तुम्हारा पीएचडी होना ज़रूरी है या 3 वर्ष में ही पीएचडी होना ज़रूरी है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम मेहनत करके अपने शोध के द्वारा अपने रूप के जैसे बहुरंगी और सुंदर गुलाब खिलाओगी, परंतु तुमने ऊंची चाह के चलते जो गुलाब खिलाया है वो काला है। उसकी दुर्गंध चारों ओर फैल चुकी है। मुझसे दुर्गंध के साथ रहने की उम्मीद करना कहाँ तक उचित है। तुम्हारा आनंद। पत्र समाप्त होते ही मीनाक्षी की हालत ये हो गई कि काटो तो खून नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आनंद को उसके और प्रोफेसर के संबंधों के बारे में मालूम है। उसे अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी और साथ में प्रोफेसर पर क्रोध आ रहा था। वो जीवन की इतनी बड़ी क्षति के लिए केवल प्रोफेसर को ही दोषी मान रही थी। इसी क्रोध में उसने पर्स उठाया और प्रोफेसर के कमरे की ओर चल दी। संयोग से प्रोफेसर उस समय अकेले थे। मीनाक्षी ने उनके मुंह पर आनंद का लेटर फेंकते हुए कहा, देख कमीने, तूने मेरी ज़िंदगी का क्या हाल किया है। कितनी महंगी पड़ी है मुझे तेरी दी हुई पीएचडी। प्रोफेसर कमीना शब्द सुनकर हड़बड़ा गए और जल्दी से पूरा पत्र पढ़ डाला। फिर अपने को संभाल मीनाक्षी को बैठने को कहकर बोले, देखो मीनाक्षी, इसमें केवल मेरा दोष नहीं है। स्त्री की सुंदरता ने तो विश्वामित्र जैसों का ईमान भी भ्रष्ट कर दिया। फिर मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तुमने भी एक सौदा किया था, इसमें यदि तुम्हें हानि हो गई तो। राजेश अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही मीनाक्षी ने चप्पल उतारी और ये कहते हुए, कमीने, इसे अब सौदा कहता है।
3-4 चप्पलें उनके मुंह पर जड़ दी। प्रोफेसर मीनाक्षी के इस हमले से बुरी तरह घबरा गए। पहले तो उन्होंने वहाँ से भागने की सोची, मगर फिर हिम्मत करके मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया और एक चांटा मारकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया और बोले, मीनाक्षी, तुम्हारी इस बदतमीज़ी के लिए मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ, मगर जो हो गया वो इन सब से सुधरने वाला नहीं। गलती हम दोनों की है, मेरी ज़्यादा तुम्हारी कम, पर तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो। शोर मचाने से तुम्हारी बदनामी बच्चे बच्चे तक पहुँच जाएगी, इसलिए अगर तुम शांत रहो तो मैं आगे के बारे में कुछ सोचूं। पर मीनाक्षी गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर आ गई। 4-5 दिन बाद जब मीनाक्षी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने महसूस किया कि प्रोफेसर के साथ बदतमीज़ी करके कोई फ़ायदा नहीं। उसे लगा कि इस समय मामला गर्म है, प्रोफेसर के डर से फ़ायदा उठाकर जीवन की हानि को कुछ कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद तो अब मिल नहीं सकता उसे, मगर जीवन तो गुजारना ही है, कुछ प्रबंध तो होना चाहिए। यही सोचकर वो 1 सप्ताह के बाद एक बार फिर प्रोफेसर के कक्ष की ओर बढ़ गई। प्रोफेसर मीनाक्षी को देखकर परेशान हो उठे, परंतु जब मीनाक्षी ने कहा, सर परेशान ना हो, मुझे उस दिन के बर्ताव के लिए खेद है, तो वो थोड़े आश्वस्त हुए। प्रोफेसर राजेश ने मीनाक्षी से पूछा, बोलो क्या कहना चाहती हो? इस पर मीनाक्षी बोली, सर आपने उस दिन कहा था कि आप मेरे आगे के जीवन के बारे में सोचकर कुछ मदद करना चाहते हैं, तो सर मेरे लिए आप किसी तरह लेक्चरशिप का प्रबंध कर दीजिए। मीनाक्षी की बात सुनकर राजेश बोले, तुमने जो काम कहा वो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अगले सत्र से अस्थायी पद पर नियुक्ति की कोशिश करूँगा। 2 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, उसी वैकेंसी में तुम्हें परमानेंट करा दूँगा। आशा है इससे तुम संतुष्ट हो जाओगी। मीनाक्षी धन्यवाद करके बाहर आ गई। प्रोफेसर राजेश ने अपना वादा निभाते हुए रिटायरमेंट के बाद मीनाक्षी को किसी तरह अपने पास से थोड़े पैसे खर्च करके परमानेंट लेक्चरर बनवा दिया। उधर आनंद को भी एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई थी और वो शादी करके 2 बच्चों के साथ आराम से रह रहा था। तभी एक दिन उसे मीनाक्षी का पत्र मिला। लिखा था, प्रिय आनंद, आत्मग्लानि के कारण पिछले 10 वर्षों तक पत्र नहीं लिखा। मैंने जो अपराध किया है वो क्षम्य नहीं है, फिर भी आशा है कि पत्र पढ़ने के बाद तुम मुझे क्षमा करने की कोशिश अवश्य करोगे। मैंने प्रोफेसर राजेश की मदद से यहाँ पर लेक्चरशिप ले ली थी, जिससे मैं पूरी तरह टूटने से बच गई। तुम्हें याद होगा जब हम शोध कर रहे थे तब एक नए प्राध्यापक डॉक्टर गौरव ने विभाग में प्रवेश किया था। इनकी पत्नी शादी के 6 वर्ष बाद प्रसव के दौरान चल बसी। उनकी मृत्यु को लगभग 1 वर्ष हो चुका है। मैंने और गौरव ने विवाह का फैसला किया है। मैंने गौरव को पूरी बात बता दी है और ये पत्र मैं उनके कहने पर ही लिख रही हूँ। शादी 15 तारीख की है। यदि तुम आओ तो मैं समझूंगी तुमने मुझे क्षमा कर दिया। गौरव भी तुमसे मिलना चाहते हैं। शादी के ठीक दिन पहले मीनाक्षी को आनंद का पत्र मिला था। प्रिय मीनाक्षी, गलती इंसान से ही होती है। जो हुआ उसका मुझे दुख है, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस तरह मैं यहाँ पर सुखी हूँ तुम भी एक आनंदमय जीवन पाओ। पर सॉरी, मैं शादी में नहीं पहुँच पाऊँगा। 2 महीने बाद मुझे उधर काम है, तब मिलने अवश्य आऊँगा। गौरव को मेरी ओर से नमस्ते और बधाई। तुम्हारा मित्र आनंद। पत्र पढ़कर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। अब वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था कि ये आंसू उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ थे। ये बोझ उतरने के बाद अब वो नए जीवन पथ पर चलने को तैयार थी। अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी काला गुलाब। ऊंची महत्वाकांक्षा रखने वाली सुंदर युवतियां अक्सर शॉर्टकट्स अपनाती हैं, जो कि जीवन की सुख शांति के लिए हितकर नहीं होता है। ऐसी मानसिकता वाली युवतियों के लिए ये कहानी शिक्षाप्रद है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।